हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग? क्या हालचाल? पढ़ाई वढ़ाई हो रही है? खैर हो ही रही होगी। अ, अगर जो नहीं होगी तो फिर आने वाला जो आपका जीवन काल है वो बहुत कष्टमय बीतेगा। इस बात की गारंटी आप हमसे ले लीजिए। ठीक है, मतलब आप नहीं पढ़ेंगे तो आपका जीवन कष्ट होगा, इसकी बात की गारंटी हमसे ले लीजिए। आगे की कहानी आप लोग खुद जानते हैं, बिकॉज यू आर मोर सिंसियर देन मी। खैर हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। और मैं बेटा पढ़ा रहा था केपलर, सॉरी ग्रेविटेशन पढ़ा रहा था। उसमें आज लास्ट टॉपिक है, मैं ट्राई करूंगा कि आज पूरा का पूरा ग्रेविटेशन खत्म हो जाए। और थोड़ा वीडियो मुझे मालूम है लेंदी हो गया होगा, या वीडियो के नंबर ऑफ वीडियो ज़्यादा हो गए होंगे। उसके लिए ये है बेटा कि हम लोगों ने पहली बार यूट्यूब का प्लेटफॉर्म शुरू किया है। और ऐसी कई सारे चीज़ें हैं जो हम लोगों को लगता था कि बच्चे हो सकता है कि उसको समझ पाए कि नहीं समझ पाए, इसलिए छोटी छोटी बातों को भी पूरा का पूरा एक्सप्लेन करके बताया गया है। तो इसको आप देखिएगा, समझिएगा। और ये मैं श्योर कर दूं कि आप अगर जो मेरा वीडियो लेक्चर पूरा का पूरा देखते हैं मेरे बच्चे, तो आपको कोई कंफ्यूजन और डाउट नहीं आएगा। या अगर जो आपको कंफ्यूजन और डाउट आ रहा है तो मैं आपको साफ साफ बता दूं, मैं अपने जीवन काल में इससे धीमे कभी नहीं पढ़ाया हूं। इससे धीमा मैं नहीं पढ़ा पाता। खैर मुझे मालूम है आपको आया होगा, नहीं आता तो आप लोगों का कभी डाउट का क्वेरी नहीं आता है, या हो सकता है कि आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं, वो एक अपना अलग इशू है। हम लोग पढ़ेंगे केपलर केपलर लॉ ऑफ केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। मैं बता दूं, केपलर ने 3 लॉ दिए। कितने? 3। केपलर कौन था? ही वॉज जर्मन एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन। ठीक है, मतलब वो एस्ट्रोनॉमर भी था। एस्ट्रोनॉमर इन द सेंस तारों के तारे, मतलब जो अपने ब्रह्मांड में स्टार्स है, प्लैनेट है, इसके बारे में स्टडी करने वाले साइंस को बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। और उस जो साइंस उसके रिलेटेड साइंटिस्ट होते हैं उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमर। और वो मैथमेटिशियन थे। और ये पूरा का पूरा ला कब से कब तक डिस्कवर हुआ? 16 से 1619 में। मतलब ये पूरा लॉ कोई 1-2 दिन नहीं, या 1-2 महीना नहीं, कितना कम से कम 18 ईयर्स लगे। कितना? 18 साल। कितना लगा? 18 साल। और सही में बताऊं तो कोई भी लॉ बनता है तो उसमें 1-2 महीना या 1-2 साल का कंट्रीब्यूशन नहीं होता है किसी साइंटिस्ट का। वो पूरा का पूरा कई सदी तक चलता है। सदी मतलब कई दशक तक, सॉरी सदी नहीं, दशक मान लो। या कई लॉ है जो मतलब कई सदी के बाद बने, जैसे न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देख लो, वो सब अलग अपना फंडा है। तो ये अच्छा, ये लॉ को पढ़ने से पहले हम लोगों को कुछ बेसिक मैथमेटिक्स जाननी पड़ेगी। हो सकता है कि मैथ के स्टूडेंट को वो एकदम इजी लगे या सबसे हलवा चीज लगे, लेकिन फिर भी मैं उसका मैथमेटिक्स बताना चाहूंगा। और उस मैथमेटिक्स में पहले हम लोग थोड़ा सा कुछ पढ़ लेंगे इलिप्स के बारे में। क्या? इलिप्स के बारे में। तब जाके हम लोगों को केपलर लॉ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। केपलर लॉ तब समझ में आएगा। पहला का यही पढ़ना ही है। इलिप्स क्या होता है? इलिप्स का इक्वेशन होता है मेरे बच्चे, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। क्या होता है? 1। वेयर a and b are semi major and minor axis। अच्छा, एक
मतलब रियल में इसका इक्वेशन कितना होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और इस केस में मैं ये मान ले रहा हूं ए इज ग्रेटर देन बी। ए इज ग्रेटर देन बी लोगे तभी ये मेजर होगा। मेजर और माइनर का मतलब साफ साफ ये पढ़े या ना पढ़े, मेजर का मतलब होता है ज्यादा और माइनर का मतलब होता है कम। तो जो मेजर एक्सिस होता है उसका लेंथ ज्यादा होगा और माइनर एक्सिस का बेटा मेरे कम होगा। तो ये मेजर और माइनर एक्सिस एक इक्वेशन जानना चाहिए। दूसरा, इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर कैसे बनता है, फिगर ऐसे बनता है, ठीक है, ये फिगर बनता है। अच्छा, इसमें फिगर में ये जो डिस्टेंस है ये पूरा डिस्टेंस होता है, मान लो ये x डैश, ये x मान लू, ये y डैश, ये y और ये y डैश मान लू, तो यहां से यहां का डिस्टेंस होता है b। क्या होता है b। और यहां से यहां का डिस्टेंस होता है a, ठीक है। अच्छा, इसमें कितने, इसमें दो फोकस होते हैं। क्या होते हैं, दो फोकस होते हैं। एक होता है ये F1 और ये होता है एक F2। इसमें कितने फोकस होते हैं, दो फोकस होते हैं। फोकस कितना होता है, दो, F1 एंड F2। अच्छा, फिर और कुछ बताऊं, इसकी एक टर्म आता है इसेंट्रिसिटी। क्या था, इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी खैर क्या है ये अपने को ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। फिलहाल में बस इतना जान जाओ कि इसेंट्रिक से हम लोगों को ये पता चलता है कि कोई भी इलिप्स कितना चिपटा है। मतलब ये देखो ऐसे कितना फैला है, कितना चिपटा है, कितना फैला है, ये कौन आइडिया देता है, इसेंट्रिसिटी देता है। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला डिनोट करते हैं ई से, और इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई का होल स्क्वायर। ये याद रखेंगे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई का होल स्क्वायर। अच्छा, ई की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 होगा। ई की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 होगा। अच्छा, और कुछ क्या बता दूं, और यहां से यहां का डिस्टेंस होता है बेटा ए ई, और यहां से यहां का डिस्टेंस होता है ए ई। मतलब अगर जो इसको लिखूं तो इसका लिखूंगा ए ई कॉमा 0 और इसका लिखूंगा तो ये हो जाएगा माइनस ए ई कॉमा 0। अच्छा, ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ए कॉमा 0, और ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, माइनस ए कॉमा 0। अच्छा, ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0 कॉमा बी, और ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा माइनस बी, 0 कॉमा माइनस बी। इतना आपको बात आनी चाहिए। थोड़ा देख लू, छोटा तो नहीं लिख रहा, नहीं सफिशिएंट है। थोड़ा सा आप लोग बड़ा फिगर बनाइएगा और देखिएगा। मतलब ध्यान से सुन, सेंटर से फोकस का डिस्टेंस ए ई, इस फोकस का भी डिस्टेंस कितना है ए ई। मतलब इसका कोऑर्डिनेट लिखूं तो ए ई कॉमा 0 और इसका कोऑर्डिनेट लिखूंगा तो माइनस ए ई कॉमा 0। अच्छा, ये डिस्टेंस माइनस ए कॉमा 0 और ये ए कॉमा 0, ये पूरा का पूरा डिस्टेंस होता है 2a। मतलब x डिस्टेंस होता है 2a, इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। कब मेजर एक्सिस बोलेंगे, व्हेन a इज ग्रेटर देन b। अच्छा, y डैश इज इक्वल टू 2b, इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस। अच्छा, a इक्वल टू, अगर जो सिर्फ a लिखा रहेगा तो a को बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस, और ये जो a b होता है इसको बोलते हैं सेमी माइनर एक्सिस। बस इतना मुझे जानना था, इतना मुझे अपने में काम है, अपने में काम है। ठीक है, कैसे पहचानेंगे इलिप्स है,
एक्स और वाई दोनों वेरिएबल पे कितना कितना पावर होना चाहिए, 2, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये इसेंट्रिसिटी होता है। इसेंट्रिसिटी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है और लेस देन इक्वल टू 1 होती है। इक्वल टू का मतलब अगर जो ई की वैल्यू 0 कर दोगे, अभी लिख दे, ये समझ में आया इतना दूर। इसका मतलब इलिप्स, पहले ध्यान से सुन, ध्यान से, इलिप्स कैसे पहचानेंगे, दोनों वेरिएबल पे पावर कितना होगा, 2 2। अच्छा, a इज ग्रेटर देन b होगा तो ये फिगर बनेगा, और अगर जो मैं छोटा सा बना दे रहा हूं, b इज ग्रेटर देन a होगा तो ये फिगर बनेगा, ये वाला। ठीक है, ये b इज ग्रेटर देन a वाला का है। फिर कोई भी एक्सिस मेजर हो सकता है, कोई भी एक्सिस माइनर हो सकता है, ए मेजर हो सकता है, ये माइनर हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि इन दोनों एक्सिस में किसका लेंथ ज्यादा है। जिसका लेंथ ज्यादा वो मेजर, जिसका लेंथ कम वो माइनर। बस यहाँ इस स्पेशल केस में, मतलब इस केस में मैंने ए को क्या माना है, मेजर एक्सिस, और उसके हाफ डिस्टेंस को क्या मानेंगे, सेमी मेजर एक्सिस। बस ठीक है, इट इज इनफ। और भी कहीं आएगा तो देख लेंगे। मिटा रहा, अच्छा अच्छा, when e equal to 0, when e equal to 0, e की वैल्यू 0 रखोगे तो b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इक्वल टू r का होल स्क्वायर, r का होल स्क्वायर। यहां अगर जो वैल्यू रख दिया मेरे बच्चे, तो ये क्या है, ये हो जाएगा x अपॉन r का होल स्क्वायर प्लस y अपॉन r का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। ये होता है इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल। या मैं ये कह दूं, मैं देखो ध्यान से देखना, ये मैं कह दूंगा तो ये बुराई वाली बात नहीं है। सर्कल इज द स्पेशल केस ऑफ इलिप्स व्हेन a and b are both are equal। नोट में लिख लेंगे, सर्कल इज स्पेशल केस ऑफ इलिप्स, बट सर्कल इज नॉट अ इलिप्स। ठीक है ना, वो एक स्पेशल केस है, वो एक स्पेशल केस है। उस टाइम जो फिगर बनेगा तो वो तो तुम लोग जानते ही हो, ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, r,0 माइनस r,0, ये 0,r, यहां माइनस 0, माइनस r। यहां से यहां सेंटर से सेंटर, यहां से दूरी कितनी होगी, r, ये भी कितना होगा, हर जगह क्या होगा, r। और इसी r को क्या बोलते हैं, रेडियस। इतनी बात आपको आनी चाहिए। ठीक है ना। अच्छा, अब जो स्पेशल बात मैं बता रहा हूं उसको भी ध्यान देंगे। जैसे 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 ध्यान से सुनना, जैसे बेटा ये इलिप्स है, ठीक है, और मान लो कि ये है, यहां पे कोई पार्टिकल है, ये वेलोसिटी ये है v, तो यहां से अगर जो ये पोजीशन, यहां से मान लो कि ये थोड़ा और अच्छे से बना दूं, ये मान लो क्या है, ठीक है। अच्छा, ये मान लो फोकस है f1 और ये फोकस है f2। यहां से ये वाला डिस्टेंस, ये वाला, ये वेक्टर मान लो कि r1 है, क्या है, r1, r1 ऐसे है, ये वेक्टर पोजीशन वेक्टर r1 है, इनके बीच का ये एंगल कितना है, थीटा, कितना है, थीटा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं क्या, वेक्टर v एंगल बिटवीन v एंड r1 इज मे बी 90 डिग्री एंड मे नॉट बी, मतलब थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, कहना ये चाह रहा हूं। इसमें क्या है, एंगल देखो, एंगल कितना बना है, 90 डिग्री से कम। अगर जो यहां पे ले लोगे, यहां पे ये वेलोसिटी और ये पोजीशन वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर, तो ये कुछ एंगल बन जाएगा। यहां पे लोगे तो ये वेलोसिटी, ये पोजीशन वेक्टर, ये वेलोसिटी, ये पोजीशन वेक्टर, ये वेलोसिटी और ये पोजीशन वेक्टर, इनके बीच में ये एंगल बना 90।
यहाँ पे ये वेलोसिटी, ये पोजीशन वेक्टर, इनके बीच में बना 90। कहने का मतलब ध्यान से सुनना, जो मैं बात बताना चाह रहा हूं ये बता रहा हूं। when in any type of motion velocity is not perpendicular to the position vector, then that path of the particle is ellipse, समझा क्या? समझ, कहने का मतलब ये है कि जैसे 3 क्वेश्चन, मतलब एक पार्टिकल दे दिया रहेगा और बोलेगा कि उसका पाथ बताइए, तो पाथ कब इलिप्स होगा, कब पैराबोला होगा, कब आपका हाइपरबोला होगा और कब सर्कल होगा, ये पहचानने आना चाहिए। अगर जो मोशन क्लोज पाथ में हो रहा है, क्या, अगर जो पाथ क्लोज है तो कौन कौन सा बन सकता है? या तो इलिप्स बन सकता, या क्या बन सकता है? सर्कल बन सकता है। या क्या बन सकता है? सर्कल बन सकता है। ये लिख ले। अच्छा, कैसे पहचानेंगे कि कैसे इलिप्स बनेगा? कैसे? V is not perpendicular to R vector, और इसमें क्या होगा? V is perpendicular to R vector always. V is perpendicular, अरे देखो ना सर्कल का केस, देखो सर्कल का, देख इधर देखो, ये मान लो कि ये वेक्टर ये देखो, यहां पे 90 डिग्री, यहां पे 90 डिग्री, यहां पे 90 डिग्री, यहां पे 90 डिग्री, हर जगह V1, V2, V3, V4, हर जगह पे एंगल कितना है? 90 डिग्री। मतलब इसमें हमेशा परपेंडिकुलर, मतलब V एंगल बिटवीन V एंड R ऑलवेज 90 डिग्री। अगर जो ये होगा तो पाथ कौन सा होगा? पाथ सर्कल होगा। और अगर जो ये होगा तो पाथ क्या होगा? इलिप्टिकल होगा। क्या होगा? पाथ इलिप्टिकल होगा। इतनी बात आपको आनी चाहिए। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि मान लो ये पार्टिकल है, इसका मोशन कैसा होगा, तो मोशन इलिप्टिकल भी हो सकता है और सर्कुलर भी होगा। कब सर्कुलर होगा, कब इलिप्स होगा, ध्यान में रखना चाहिए। when velocity vector is perpendicular to the position vector then it is always circle, और जब वेलोसिटी वेक्टर पोजीशन वेक्टर से या रेडियस वेक्टर से, पोजीशन वेक्टर मतलब क्या है? रेडियस वेक्टर से परपेंडिकुलर नहीं होगा तो पाथ क्या होगा? इलिप्टिकल होगा। इतना बात आपको समझ में आनी चाहिए। 2 बात। अच्छा, जो तीसरा है वो ये भी है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। जैसे देखो, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। देखना, जैसे मान लो कि ये कोई पाथ है और मान लो कि यहाँ पे कोई सन को ही मान लो या कोई प्लेनेट है, और यहाँ पे कोई पार्टिकल है जिसका मास m है और उसका वेलोसिटी v है। ठीक है, जिसका मास m है और वेलोसिटी क्या है? v है, और इसका पोजीशन वेक्टर मेरे बच्चे यहां से ये r1 है। कितना? r1। अब देखो, ध्यान से देखना, ध्यान से देख, इसमें इसके और इसके बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा जो इधर लगेगा। मतलब अगर जो इसको ठीक ठाक बनाऊं तो इधर लगा Fg और इधर लगा R1। इनके बीच में एंगल कितना बना? एंगल बना 180। कितना? 180। कितना? 180। तो अगर जो टॉर्क निकालूंगा बाबू, तो टॉर्क इक्वल टू होता है R क्रॉस F या RF साइन थीटा। RF साइन 180 इक्वल टू हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा? टॉर्क इक्वल टू क्या होगा? 0। क्या होगा? 0। जब टॉर्क 0 होगा तो ध्यान से सुनना,
टॉर्क नेट इक्वल टू 0, तो देखो फोर्स इक्वल टू 0, देन फोर्स को क्या लिख सकते हैं, dp अपॉन dt इक्वल टू 0, ये लिखते थे। इसी तरह जब रोटेशन की बात आती है या सर्कुलर मोशन की बात आती है तो टॉर्क की जगह, देखो ध्यान से सुन, खोपड़े में बैठा है, बता दिया हूं, रोटेशन मोशन में फोर्स की जगह टॉर्क यूज करते हैं और मोमेंटम की जगह एंगुलर मोमेंटम करते हैं। dl अपॉन में dt क्या हो जाएगा, 0, मतलब l इज कांस्टेंट या कंजर्व। कहने का मतलब ये समझ रहा है कि ड्यूरिंग द मोशन ऑफ satellite and planet about sun, motion of satellite and planet, सही लिखा, satellite and planet about any mass like sun and earth, एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट। क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये बात आपको आनी चाहिए। कहने का मतलब ये मैं समझा रहा हूं कि सैटेलाइट मोशन हो या प्लेनेटरी मोशन हो, उसमें एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या मैं बताया आपको, वो नोट में लिख लीजिए। क्या लिखिए, ड्यूरिंग सैटेलाइट मोशन एंड प्लेनेटरी मोशन, एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट या कंजर्व। ये बात याद रखनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बात आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, तो इतनी बात आपको आनी चाहिए केपलर लॉ के पढ़ने से पहले। पहला क्या, ध्यान से समझ, पहला क्या, कोई भी बॉडी अगर जो इलिप्टिकल पाथ में घूमता है तो उसका इलिप्टिकल या सर्कुलर मोशन करता है, स्पेशली फॉर सैटेलाइट एंड प्लेनेट अबाउट द सन एंड अदर वन, तो क्या कंजर्व होता है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। एक दूसरा ये मैं बताना चाहता हूं कि सर्कुलर मोशन कब होगा और कब इलिप्टिकल मोशन होगा। जब वेलोसिटी हमेशा पोजीशन वेक्टर या रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा तो सर्कुलर मोशन होगा। जब वेलोसिटी रेडियस वेक्टर से परपेंडिकुलर हो भी, एक कुछ जगह हो कुछ जगह नहीं हो, तो इलिप्टिकल मोशन होगा। दो बात बताया। थोड़ा सा इलिप्स की ज्योमेट्री समझे। इलिप्स में क्या होता है, इलिप्स में दो एक्सिस होते, एक मेजर एक्सिस एक माइनर एक्सिस। उसमें दो सेंटर होता है या दो फोकस होता है, एक मतलब दोनों फोकस होता है, ये समझना है। फिर फोकस से सेंटर से मतलब पोजीशन से सेंटर का डिस्टेंस, फोकस का डिस्टेंस कितना है वो अपने को आना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब मिटा रहा हूं और मैं अब देखने जा रहा हूं क्या, केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, तो इसको क्या, इस दिस लॉ लिखो, दिस लॉ गिव्स द बेसिक idea about the motion of planet as well as motion of satellite। एक बात ये याद रखेंगे, इसका मतलब केपलर लॉ valid on satellite also, satellite motion also। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं
क्योंकि अभी तक पीछे की जो सारी कहानी किए थे हम लोग, सैटेलाइट का वेलोसिटी, सैटेलाइट मोशन का टाइम पीरियड, वो सारा का सारा फॉर्मूला यहाँ पे वैलिड होगा। मैं ये बताना चाह रहा हूं। कहने का मतलब जो केपलर लॉ बहुत जो केपलर लॉ है सॉरी टू डिस्टर्बेंस, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो केपलर लॉ है वो कहीं ना कहीं सैटेलाइट मोशन की ऑर्बिटरी जो हम लोग पढ़े वही है, बस उसका एक स्पेशल फॉर्मुलेशन कर लिया गया है। अच्छा, दूसरी बात ये भी मैं बताना चाह रहा हूं कि जो केपलर लॉ है वो कहीं ना कहीं सैटेलाइट के मोशन पे ही होगा। इट मींस ऑल फॉर्मूला विच वी, थोड़ा सा राइटिंग रफ है बट यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, विच वी डिराइव अर्लियर इज वैलिड। इसका मतलब ध्यान से सुन, अगर जो वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट होता है तो क्या होता है, अंडर रूट जीएम अपॉन आर। तो अगर जो मैं पूछूंगा वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट क्या होगा, तो अंडर रूट जीएम अपॉन आर, दोनों में सही। टाइम पीरियड उसका क्या होता है, टाइम टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर के पावर 3। टाइम पीरियड जो होता है वो टाइम पीरियड का स्क्वायर उसके ऑर्बिटल रेडियस के क्यूब के बराबर मतलब प्रोपोर्शनल होता है, इसमें भी वैलिड होगा, ये मैं कहना चाह रहा हूं। अच्छा, इसका फर्स्ट लॉ क्या है, इसका फर्स्ट लॉ क्या है देखते हैं। केपलर फर्स्ट लॉ, केपलर फर्स्ट लॉ को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ ऑर्बिट भी बोलते हैं, लॉ ऑफ ऑर्बिट। तो कुछ नहीं, ये उसका स्टेटमेंट है, क्या है कि ऑल द प्लैनेट मूव अराउंड द सन इन अ इलिप्टिकल पाथ इन विच सन इज लोकेटेड एट वन फोकाई ऑफ द फोकस ऑफ द इलिप्स। क्या है स्टेटमेंट, क्या है, लिख लो। ऑल प्लैनेट revolve around the sun in elliptical path with sun as located at one focus of the ellipse। फिर से, all planet revolve around the sun in elliptical path with sun located at the one focus of the ellipse। कहने का मतलब उन्होंने क्या बताया, वो ये बताया कि ये ऐसे जो, और एक बात और मैं बताऊं, ये बहुत कंट्राडिक्शन भी था। क्या कंट्राडिक्शन था, इससे पहले लोग मानते थे कि जो सारे जो प्लेनेट सन के चारों तरफ घूमते हैं वो सर्कुलर मोशन में घूमते हैं, और ये केपलर ने आके ये बोल दिया कि नहीं, ऐसा बात नहीं है, जो सन के चारों तरफ सारे प्लैनेट घूमते हैं वो रियल में सर्कुलर मोशन नहीं करते या सर्कुलर पाथ में नहीं करते, इलिप्टिकल करते हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा कंट्राडिक्शन है। अगर जो कोई भी लॉ सदियों से, 100 साल से चलती आ रही है, 100 साल से लोग विश्वास कर रहे हैं, उसको एक झटके में या एक बार आपको आके उसको गलत बोलेंगे तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जैसे में अगर जो न्यूटन लॉ जो आने वाले समय में अगर जो हम लोग बोले कि न्यूटन लॉ या उसमें करेक्शन है या उसमें खराबी है या वो न्यूटन लॉ गलत है, न्यूटन लॉ गलत है, तो ये गलत कहना अपने आप में एक बहुत तवज्जो वाली बात होती है, बहुत जिगरा होना चाहिए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होना चाहिए जो आपकी बात को प्रूव कर सकते हैं। ठीक उसी तरह केपलर ने जो अपना लॉ 3 लॉ दिया वो उस समय बहुत कंट्राडिक्शन में था, इसी के लिए केपलर को बहुत सारी परेशानी भी झेलनी पड़ी, बहुत सारी परेशानियां भी झेलने पड़ी। पहली बात तो सारा लोग कोई मानने को तैयार नहीं था कि जो केपलर ने बोला वो सही बोला, क्योंकि ये एस्ट्रोनॉमर था, इसमें मतलब बहुत ज्यादा जानकारी थी, इसके पास डिग्री थी एस्ट्रोनॉमी की, इसलिए इसकी बात को माना गया, इसकी बात को सुना गया। ऐसा नहीं है कि इन्होंने पहली बार बोला, इससे पहले भी कई लोग बोले, जैसे एक साइंटिस्ट था टाइको ब्राहे के नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी ये सब बात बोला, लेकिन उनके बात को तवज्जो नहीं दिया गया। उस समय कुछ वहां का हुआ रहा होगा पॉलिटिकल इशू, खैर हम लोग हिस्ट्री पे नहीं जाते हैं। मैं ये बात बताना चाहता हूं कि जो केपलर ने बात बोला वो आज लग रहा है कि नॉर्मल बात है,
लेकिन वो अपने आप में उस समय आज से कब 1601 से 16 सेंचुरी में बोला था, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। खैर मैं आता हूं, ये होता ये ए। अच्छा, ये एक फोकस है, यहां पे मैंने क्या मान लिया, ये मान लिया सन, क्या मान लिया, सन मान लिया, और ये कोई प्लेनेट है, क्या है, प्लेनेट है, और यहां से ये सन से इसका डिस्टेंस कितना है, r1, क्या है, r1। अच्छा, अब ध्यान से सुनेंगे, ये सन से जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस है इसको बोलते हैं एफिलियन, इसको बोलते हैं पेरीहिलियन, क्या बोलते हैं, पेरीहिलियन, और जो फारदेस्ट होता है उसको बोलते हैं एफिलियन, ठीक है। अच्छा, यहां से सन से ये जो डिस्टेंस होगा आर मिनिमम होगा, ये जो आर मिनिमम और ये जो डिस्टेंस होगा वो आर मैक्सिमम होगा, तो आर मिनिमम को बोलते हैं पेरीजी और आर मैक्सिमम को बोलते हैं एफओजी। अच्छा, सन से क्लोजेस्ट जो डिस्टेंस है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस है उसको बोलते हैं पेरीहिलियन। अच्छा, सन से ये फारदेस्ट डिस्टेंस है, उसको बोलते हैं एफिलियन, क्या बोलते हैं, एफिलियन। थोड़ा सा मैं देख लू, हो सकता है थोड़ा कहीं कुछ गलत ना हो, पेरीहिलियन, क्लोजेस्ट और एफिलियन, हाँ यस, मेरा ये डाउट था कि मतलब ये एफिलियन ये पेरीहिलियन नहीं है, क्या, आई रिपीट, सन से जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस, मतलब जब प्लेनेट सन से क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे रहेगा तो उस पोजीशन को बोलेंगे पेरीहिलियन, और जब प्लेनेट सन से फारदेस्ट डिस्टेंस पे सबसे दूर रहेगा तो उसको बोलेंगे एफिलियन, उस पोजीशन को बोलेंगे एफिलियन। उस समय जो सन और प्लेनेट के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो मैक्सिमम होगा, क्या होगा, मैक्सिमम। जो मैक्सिमम डिस्टेंस है उसको बोलेंगे क्या, एफओजी, और जो मिनिमम डिस्टेंस है मेरे बच्चे उसको बोलेंगे पेरीजी। खैर ये सब टेक्निकल टर्म है, आपको याद रह जाएंगे तो सही है, नहीं याद रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में हमेशा 3 से 5 नंबर में आता है, और 3 से 5 नंबर में केपलर के 3 लॉ दे देंगे, उसका स्टेटमेंट लिखना रहेगा, उसका इस तरीके से फिगर बनाना रहेगा और उसको प्रूफ करना रहेगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र बोर्ड में तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पक्के से आता है, ठीक है ना। जैसे कुछ जैसे सीबीएसई बोर्ड में ये क्लास 11th में है तो अपने बोर्ड के एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन महाराष्ट्र बोर्ड में या और अदर जो स्टेट के बोर्ड में है उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, बोर्ड के लिए। तो ये सब सारा टेक्निकल टर्म आना चाहिए, पेरीहिलियन, एफिलियन, आर मैक्सिमम। अच्छा, अब ध्यान से सुन, अगर जो मुझे बहुत ठीक ठाक, वो तो मैं प्रूफ करूंगा, प्रूफ लेटर करूंगा, लेकिन आपको अगर जो यहीं पे आ जाएगा तो समझ में आ जाएगा। जैसे देखो v इक्वल टू अंडर रूट जी एम अपॉन आर, अगर जो v, ये v मैक्सिमम होगा कब, जब ये v जी एम अपॉन आर क्या होगा, मिनिमम, और v मिनिमम कब होगा, जब जी एम अपॉन आर ये आर क्या हो, मैक्सिमम हो। क्या आपको इस बात से कोई एतराज है, नहीं। आगे चल के हम लोग प्रूफ करेंगे, क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। यहां पे जो वेलोसिटी होती है, ये वेलोसिटी, यहां पे जो वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है, और यहां पे जो वेलोसिटी होती है वो मिनिमम होती है। क्या होती है मेरे बच्चे, मिनिमम होती है। ये बात अभी प्रूफ भी करेंगे, अभी प्रूफ भी करेंगे। ये केपलर का लॉ, फर्स्ट लॉ है। अच्छा, एक और चीज देखो, क्या गजब की बात है, इसका मतलब ये कंक्लूजन भी निकाला, पहला कि प्लेनेट जो होता है वो सन के चारों तरफ इलिप्टिकल पाथ में घूमता है, पहला। दूसरा ये भी कंक्लूजन है कि जो प्लेनेट का जो वेलोसिटी है या स्पीड है वो हर जगह सेम नहीं होता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग होगा, अलग अलग जगह पे अलग अलग होगा। ये कंक्लूजन निकल सकता है। खैर उसको सेकेंड लॉ में डाल दिया गया है, वो वही सेकेंड लॉ है, लेकिन आपको इतना आना
चाहिए। क्या कि वेलोसिटी जो होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता है। मिटा रहा, ये फर्स्ट लॉ है। फर्स्ट लॉ है। अब थोड़ा सा मैं देख लूं वीडियो का लेंथ ज्यादा तो नहीं हो रहा, नहीं, ठीक है। केपलर सेकेंड लॉ, केपलर सेकेंड लॉ क्या है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ एरिया। अब इसमें क्या कहे बाबू, इसमें ये कहे, इसमें क्या कहा गया कि जो प्लेनेट है जब सन के चारों तरफ घूमता है तो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करता है। जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे लिख ले, जैसे मैं हिंदी में बोल रहा हूं वैसे लिख लो। जब प्लेनेट सन के चारों तरफ घूमता है तो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करता है, इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करता है, इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करता है। इसका स्टेटमेंट लिख ले तो मेरे बच्चे, लिख लो, स्टेटमेंट लिख लो। थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है इसलिए हम लोग बोर्ड में भी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हम लोग जो बुक में एकदम टेक्निकली दिया है उसको लिख लेंगे, बाद में उसको समझेंगे कि क्या होता है। लिखो, लिखो, स्टेटमेंट लिखो। द लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड प्लेनेट स्वीप आउट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल। ठीक है, यही है, बस ये यही है। क्या है, द लाइन ज्वाइनिंग सन एंड द प्लेनेट स्वीप आउट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल। एक या इसी को और करके नीचे लिखो, और the rate of sweeping area by the position vector of plant with respect to sun remains constant, remains constant। फिर से मैं बोल दे रहा हूं और वाले में, the rate of sweeping area by the position vector with respect to the sun remains constant। अब ये क्या होता है, कैसे होता है, ये बताना चाहता हूं मैं। लिख लिए ना, क्या इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ एरिया। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं कि क्या बोले क्या नहीं बोले। देखो क्या बोले क्या नहीं बोले। ये सर्कल है, थोड़ा सा अच्छे से बनाऊं। हाँ, अच्छा, यहां पे मैंने क्या मान लिया, यहां सन मान लिया। यहां से सपोज करो, यहां से ये और ये पी क्यू, ये एरिया, और जैसे मैं खूबसूरत तरीके से बनाने की कोशिश कर रहा हूं, आप भी उसी तरह बनाएंगे, उसी तरह बनाएंगे, उसी तरह बनाएंगे। ये अगर जो यहां से यहां टाइम लगा T1 और ये एरिया बेटा A1 है, और यहाँ टाइम ये A2 है, और यहां से यहां ये टाइम लगा T2, तो क्या है, बाई केपलर्स सेकेंड लॉ क्या हो जाएगा, A1 अपॉन में T1 इज इक्वल टू A2 अपॉन में T2। और ये क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट। क्या होगा, कांस्टेंट। क्या होगा मेरे बच्चे, कांस्टेंट। क्या होगा,
कांस्टेंट। ठीक है, यही होता है। अच्छा, अब कुछ ध्यान से समझेंगे, ध्यान से समझो, ध्यान से समझ। ये वाला और ये वाला, इसमें कौन बड़ा है? ये वाला बड़ा है। ये क्या है? बड़ा है। ये क्या है? बड़ा है। और ये क्या है? छोटा है। क्या है? छोटा है। तो क्या इतना आया ना, इतना आ गया, a1 अपॉन a2 अपॉन a2। अच्छा, इसको ही क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एरियल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? a1 अपॉन में t क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? एरियल वेलोसिटी। a अपॉन में t क्या बोलते हैं इसको? एरियल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? एरियल वेलोसिटी। इसका मतलब केपलर का सेकेंड लॉ क्या बोलता है? एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इज कांस्टेंट। क्या होता है? कांस्टेंट होगा। क्या होगा? कांस्टेंट होगा। एरियल वेलोसिटी क्या होता है? कांस्टेंट। अच्छा, एक चीज और, क्या एरियल वेलोसिटी है? नहीं, एरियल वेलोसिटी नहीं है। वेलोसिटी नॉर्मली क्या होता है? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, लेकिन ये एरियल वेलोसिटी एरिया पर यूनिट टाइम, इसको क्या बोलते हैं? एरियल वेलोसिटी। और इसका यूनिट अगर जो देखोगे तो यूनिट भी अलग है, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, या इसका ये देखोगे तो एल स्क्वायर टी इनवर्स, ये यूनिट होता है। ये डायमेंशन हो जाएगा, डायमेंशन फॉर्मूला, और ये क्या होता है? यूनिट। मतलब a अपॉन टी को क्या बोलते हैं? एरियल वेलोसिटी। a अपॉन टी को क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? एरियल वेलोसिटी। एरियल वेलोसिटी, एरियल वेलोसिटी। हाँ, तो सॉरी टू डिस्टर्बेंस। मैंने सोचा कि वीडियो पॉज नहीं ना हो गया। खैर, आते हैं अपनी बात पे। क्या मैं बता रहा था कि a अपॉन टी क्या होता है? एरियल वेलोसिटी। इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। ये तो फालतू की बकवास हो गई। ये बताना चाहता हूं a1 अपॉन t1 इक्वल टू a2 अपॉन t2 इज कांस्टेंट। अच्छा, ध्यान से सोचो, ये ध्यान से सोचो, PQ का जो सेक्टर है ये ज्यादा है इन कंपेरिजन टू RS। RS से ये क्या है? ज्यादा है। तो जब टाइम दोनों में क्या है? सेम। टाइम दोनों में क्या होगा? सेम। T1 इक्वल टू T2, टाइम क्या होगा? सेम। तो जो टाइम अगर जो बेटा सेम होगा तो ये नहीं लग रहा है कि ये डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल किया और ये कम किया। सेम टाइम पे, ध्यान से खोपड़े में बेटा, सेम टाइम में ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये कम डिस्टेंस किया। तो जब सेम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो ज्यादा वेलोसिटी। तो ये प्रूफ होता है कि when the planet is closer to the sun, then its velocity is higher या faster than when the sun is farther from the sun. Sorry, when the planet is farther from the sun. क्या मैं कंक्लूजन लिखवा रहा हूं? कंक्लूजन देखो, कंक्लूजन ऐसे लिखवा रहा हूं कि अगर जो आपको देखो क्या कंक्लूजन है, since PQ is greater than RS, it means same time interval planet cover more distance when it is nearer to the sun. इसका मतलब वेलोसिटी इज फास्टर
velocity is faster than the velocity of planet when it is further from sun। कहने का मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं, देख ध्यान से सुन, सेम टाइम, ये टाइम सेम है, क्या है, सेम है, T1 इक्वल टू क्या है, T2, T1 इक्वल टू क्या है, T2। तो देखो सेम टाइम इंटरवल में सेम एरिया कवर करेंगे, कितना, सेम। तो देखो एरिया कवर करने के लिए ये डिस्टेंस क्या होना चाहिए, ज्यादा। ये देख, ये डिस्टेंस ज्यादा है, ये डिस्टेंस कम है। ये डिस्टेंस अगर जो ज्यादा है, सेम टाइम डिस्टेंस ज्यादा, तो इसका मतलब वेलोसिटी ज्यादा, और यहां पे सेम टाइम में डिस्टेंस कम तो वेलोसिटी कम। इतनी बात लॉजिक वाली बात है, ये आपको आना चाहिए। इसका मतलब कंक्लूजन ये निकला, कंक्लूजन में लिख लो, कंक्लूजन ऑफ सेकेंड लॉ का कंक्लूजन क्या है, व्हेन प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलिप्टिकल पाथ, its speed is not constant। when planet revolve around the sun in elliptical path, its speed does not constant। इतना मैं बताना चाह रहा था आपको। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा इसका अब इसके मुझे लग रहा है कि वीडियो का लेंथ ज़्यादा हो गया है, या देख लेते हैं, एक बार वीडियो का लेंथ देख लूँ, फिर उसके बाद हाँ, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मुझे लग रहा है कि वीडियो का लेंथ ज़्यादा हो गया है, अराउंड 50 मिनट हो गया है। थोड़ा सा वो मैथमेटिक्स बताने में, नहीं तो मेरा मोटो था कि आपको केपलर का पूरा लॉ आज मैं एक्सप्लेन कर दूं। खैर केपलर ये थर्ड लॉ का प्रूफ और सेकेंड लॉ का प्रूफ और थर्ड लॉ केपलर क्या होता है, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। महाराष्ट्र बोर्ड में या और अदर जो स्टेट के बोर्ड में है, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? बोर्ड के लिए। तो ये सब सारा टेक्निकल टर्म आना चाहिए, पेरीहिलियन, एफिलियन, आर मैक्सिमम। अच्छा अब ध्यान से सुन, अगर जो मुझे बहुत ठीक ठाक, वो तो मैं प्रूफ करूंगा, प्रूफ लेटर करूंगा, लेकिन आपको अगर जो यहीं पे आ जाएगा तो समझ में आ जाएगा। जैसे देखो v इक्वल टू अंडर रूट जी एम अपॉन आर, अगर जो v, ये v मैक्सिमम होगा कब? जब ये v जी एम अपॉन आर क्या होगा? मिनिमम। और v मिनिमम कब होगा? जब जी एम अपॉन आर, ये आर क्या हो? मैक्सिमम हो। क्या आपको इस बात से कोई एतराज है? नहीं। आगे चल के हम लोग प्रूफ करेंगे। क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। यहां पे जो वेलोसिटी होती है, ये वेलोसिटी, यहां पे जो वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है, और यहां पे जो वेलोसिटी होती है वो मिनिमम होती है। क्या होती है मेरे बच्चे? मिनिमम होती है। ये बात अभी प्रूफ भी करेंगे, ये केपलर का लॉ, फर्स्ट लॉ है। अच्छा एक और चीज देखो, क्या गजब की बात है। इसका मतलब ये कंक्लूजन भी निकाला, पहला कि प्लेनेट जो होता है वो सन के चारों तरफ इलिप्टिकल पाथ में घूमता है, पहला। दूसरा ये भी कंक्लूजन है कि जो प्लेनेट का जो वेलोसिटी है या स्पीड है वो हर जगह सेम नहीं होता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग होगा, अलग अलग जगह पे अलग अलग होगा। ये कंक्लूजन निकल सकता है। खैर उसको सेकेंड लॉ में डाल दिया गया है, वो वही सेकेंड लॉ है, लेकिन आपको इतना आना चाहिए क्या, कि वेलोसिटी जो होता है वो कांस्टेंट
नहीं होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता है। मिटा रहा, ये फर्स्ट लॉ है। फर्स्ट लॉ है। अब थोड़ा सा मैं देख लूं वीडियो का लेंथ ज्यादा तो नहीं हो रहा, नहीं, ठीक है। केपलर सेकेंड लॉ, केपलर सेकेंड लॉ क्या है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ एरिया। अब इसमें क्या कहे बाबू, इसमें ये कहे, इसमें क्या कहा गया कि जो प्लेनेट है जब सन के चारों तरफ घूमता है तो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करता है। जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे लिख ले, जैसे मैं हिंदी में बोल रहा हूं वैसे लिख लो। जब प्लेनेट सन के चारों तरफ घूमता है तो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करता है, इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करता है, इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करता है। इसका स्टेटमेंट लिख ले तो मेरे बच्चे, लिख लो, स्टेटमेंट लिख लो। थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है इसलिए हम लोग बोर्ड में भी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हम लोग जो बुक में एकदम टेक्निकली दिया है उसको लिख लेंगे, बाद में उसको समझेंगे कि क्या होता है। लिखो, लिखो, स्टेटमेंट लिखो। द लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड प्लेनेट स्वीप आउट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल। ठीक है, यही है, बस ये यही है। क्या है, द लाइन ज्वाइनिंग सन एंड द प्लेनेट स्वीप आउट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल। एक या इसी को और करके नीचे लिखो, और the rate of sweeping area by the position vector of plant with respect to sun remains constant, remains constant। फिर से मैं बोल दे रहा हूं और वाले में, the rate of sweeping area by the position vector with respect to the sun remains constant। अब ये क्या होता है, कैसे होता है, ये बताना चाहता हूं मैं। लिख लिए ना, क्या इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ एरिया। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं कि क्या बोले क्या नहीं बोले। देखो क्या बोले क्या नहीं बोले। ये सर्कल है, थोड़ा सा अच्छे से बनाऊं। हाँ, अच्छा, यहां पे मैंने क्या मान लिया, यहां सन मान लिया। यहां से सपोज करो, यहां से ये और ये पी क्यू, ये एरिया, और जैसे मैं खूबसूरत तरीके से बनाने की कोशिश कर रहा हूं, आप भी उसी तरह बनाएंगे, उसी तरह बनाएंगे, उसी तरह बनाएंगे। ये अगर जो यहां से यहां टाइम लगा T1, और ये एरिया बेटा A1 है, और यहाँ टाइम ये A2 है, और यहां से यहां ये टाइम लगा T2, तो क्या है, बाई केपलर्स सेकेंड लॉ क्या हो जाएगा, A1 अपॉन में T1 इज इक्वल टू A2 अपॉन में T2। और ये क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट। क्या होगा, कांस्टेंट। क्या होगा मेरे बच्चे, कांस्टेंट। क्या होगा, कांस्टेंट। ठीक है,
यही होता है। अच्छा, अब कुछ ध्यान से समझेंगे, ध्यान से समझो, ध्यान से समझ। ये वाला, ये वाला और ये वाला, इसमें कौन बड़ा है? ये वाला बड़ा है। ये क्या है? बड़ा है। ये क्या है? बड़ा है। और ये क्या है? छोटा है। क्या है? छोटा है। तो क्या इतना आया ना, इतना आ गया a1 अपॉन a2 अपॉन a2। अच्छा, इसको इसको ही क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एरियल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? a1 अपॉन में a अपॉन में t क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? एरियल वेलोसिटी। a अपॉन में t क्या बोलते हैं इसको? एरियल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? एरियल वेलोसिटी। इसका मतलब केपलर का सेकेंड लॉ क्या बोलता है? एरियल वेलोसिटी, एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इज कांस्टेंट। क्या होता है? कांस्टेंट होगा। क्या होगा? कांस्टेंट होगा। एरियल वेलोसिटी क्या होता है? कांस्टेंट। अच्छा, एक चीज हो, क्या एरियल वेलोसिटी वेलोसिटी है? नहीं, एरियल वेलोसिटी वेलोसिटी नहीं है। वेलोसिटी नॉर्मली क्या होता है? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, लेकिन ये एरियल वेलोसिटी एरिया पर यूनिट टाइम, इसको क्या बोलते हैं? एरियल वेलोसिटी। और इसका यूनिट अगर जो देखोगे तो यूनिट भी अलग है, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। या इसका ये देखोगे तो एल स्क्वायर टी इनवर्स, ये यूनिट होता है। ये डायमेंशन हो जाएगा, डायमेंशन फॉर्मूला। और ये क्या होता है? यूनिट। मतलब a अपॉन टी को क्या बोलते हैं? एरियल वेलोसिटी। a अपॉन टी को क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? एरियल वेलोसिटी। एरियल वेलोसिटी, एरियल वेलोसिटी। हाँ, तो सॉरी, सॉरी टू डिस्टर्बेंस। मैंने सोचा कि वीडियो पॉज नहीं हो गया। खैर, आते हैं अपनी बात पे। क्या मैं बता रहा था कि a अपॉन टी क्या होता है? एरियल वेलोसिटी। इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। ये तो फालतू की बकवास हो गई। ये बताना चाहता हूं a1 अपॉन t1 इक्वल टू a2 अपॉन t2 इज कांस्टेंट। अच्छा, ध्यान से सोचो, ये ध्यान से सोचो, पी क्यू का जो सेक्टर है ये ज्यादा है इन कंपेरिजन टू आरएस। आरएस से ये क्या है? ज्यादा है। तो जब टाइम दोनों में क्या है? सेम। टाइम दोनों में क्या होगा? सेम। t1 इक्वल टू t2, टाइम क्या होगा? सेम। तो जो टाइम अगर जो बेटा सेम होगा तो ये नहीं लग रहा है कि ये डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल किया और ये कम किया। सेम टाइम पे, ध्यान से खोपड़े में बिठा, सेम टाइम में ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये कम डिस्टेंस किया। तो जब सेम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो ज्यादा वेलोसिटी, ज्यादा वेलोसिटी। तो ये प्रूफ होता है कि when sun is closer, when the planet is closer to the sun, then its velocity is higher या faster than when the sun is farther from the sun. Sorry, when the planet is farther from the sun. क्या मैं कंक्लूजन लिखवा रहा हूं? कंक्लूजन देखो, कंक्लूजन ऐसे लिखवा रहा हूं कि अगर जो आपको देखो क्या कंक्लूजन है, सिंस PQ is greater than RS, it means same time interval planet cover more distance when it is nearer to the sun, near to the sun। इसका मतलब velocity is faster, velocity is faster than
the velocity of planet when it is further from sun। कहने का मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं, देख ध्यान से सुन, सेम टाइम, ये टाइम सेम है, क्या है, सेम है, T1 इक्वल टू क्या है, T2, T1 इक्वल टू क्या है, T2। तो देखो सेम टाइम इंटरवल में सेम एरिया कवर करेंगे, कितना, सेम। तो देखो एरिया कवर करने के लिए ये डिस्टेंस क्या होना चाहिए, ज्यादा। ये देख, ये डिस्टेंस ज्यादा है, ये डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस अगर जो ज्यादा है, सेम टाइम डिस्टेंस ज्यादा, तो इसका मतलब वेलोसिटी ज्यादा, वेलोसिटी ज्यादा। और यहां पे सेम टाइम में डिस्टेंस कम तो वेलोसिटी कम। इतनी बात लॉजिक वाली बात है, ये आपको आना चाहिए। इसका मतलब कंक्लूजन ये निकला, कंक्लूजन में लिख लो, कंक्लूजन ऑफ सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ का कंक्लूजन क्या है, व्हेन planet revolve around the sun in elliptical path, its speed is not constant। when planet revolve around the sun in elliptical path, its speed does not constant, does not constant। इतना मैं बताना चाह रहा था आपको। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा इसका अब इसके मुझे लग रहा है कि वीडियो का लेंथ ज्यादा हो गया है, या देख लेते हैं, एक बार वीडियो का लेंथ देख लूं, फिर उसके बाद हाँ मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। मुझे लग रहा है कि वीडियो का लेंथ ज्यादा हो गया है, अराउंड 50 मिनट हो गया है। थोड़ा सा वो मैथमेटिक्स बताने में, नहीं तो मेरा मोटो था कि आपको केपलर का पूरा लॉ आज मैं एक्सप्लेन कर दूं। खैर केपलर ये थर्ड लॉ का प्रूफ और सेकेंड लॉ का प्रूफ और थर्ड लॉ केपलर क्या होता है, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।